ओके, तो हम यहाँ सामने बढ़ते हैं। और हम तब तक हमने देखा था, एक हमको डाउट था, तो कैश रिज़र्व रेशियो जो है वो एनडीटीएल के ऊपर होता है, ये याद रखो बस फिलहाल के लिए। ओके, एनडीटीएल के ऊपर कैश रिज़र्व रेशियो, एनडीटीएल के ऊपर, नॉट टीडीटीएल। यहाँ पे एनडीटीएल लिखो, क्योंकि अभी मैंने चेक किया उसको उस हिसाब से। ओके, लाइक यहाँ पे अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट द इफेक्टिव फोर्टनाइट बिगिनिंग CRR 5% जो भी है, जस्ट मिनट, यहाँ पे बैंक्स वुड नाउ बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द CRR एट 3.5% ऑफ NDTL इफेक्टिव फ्रॉम द फोर्टनाइट रिपोर्टिंग फोर्टनाइट बिगिनिंग 27 मार्च ऑफ 2021। ओके, तो ये उसका न्यूज़ है, तो समझ में आ गया होगा कि CRR ऑन NDTL। ओके, नाउ मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव टूल्स, दीज मेजर्स हेल्प, ये जो है मेजर्स है वो हेल्प करेंगे इन कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शन ऑफ द लोन्स टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये जो मेजर्स है वो हेल्प करेंगे कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शन लोन्स का टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सो मेजर्स एक तरफ, डिस्क्रिप्शन एक तरफ। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन the current value of the security offered for the loan, okay, called collateral, and the value of loan granted। तो मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? ज़्यादा मार्जिन अगर रहेगी तो कम लोन मिलेगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जो डिफरेंस होता है, आप जो सिक्योरिटी ऑफर करते हो, मान लो कि आपने घर को ऑफर किया, आपके घर को एज ए कोलैटरल रख दिया, ओके, और आपने लोन लिया बैंक से, ओके, तो करंट वैल्यू उस घर की वो होगी सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर द लोन। ओके, सो करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर द लोन, तो फॉर एग्जांपल इसकी 25,000 है, ओके, या फिर 2,50,000 है, ओके, वो उसको कोलैटरल माना जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी कॉल द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर अ लोन। और जो टोटल लोन ग्रांटेड, इस हिसाब से इसने दे दिया, मान लो 2,50,000 के हिसाब से इसने दे दिया आपको 1,80,000 रुपीज़ का लोन दे दिया। ओके, सो वो हो गया मार्जिन, मतलब डिफरेंस इन दोनों के बीच का। सो 2,50,000 माइनस 1,80,000। ओके, सो ये हो जाएगा द डिफरेंस। सो वो हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ हायर द मार्जिन लेसर द लोन विल बी ग्रांटेड। ज़्यादा मार्जिन होगी तो आपको लोन जो है वो कम ग्रांट किया जाएगा, वैल्यू ऑफ द लोन ग्रांटेड। नाउ for example, if the RBI feels that more credit should be allocated to the priority sector, जब RBI ऐसा फील करेगी कि ज़्यादा क्रेडिट आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, then it will reduce the margin, तो वो मार्जिन को रिड्यूस कर देगी। ओके, जैसे मान लो कि सेक्टर हो गया एक तरफ, कोलैटरल और लोन अप्लाइड, मार्जिन और लोन गिवन। ओके, तो मान लो कि सेक्टर है एग्रीकल्चर यहाँ पे, और कोलैटरल या फिर लोन जो अप्लाई किया गया है वो 10,000 का है, और मार्जिन जो है वो 10% की है, तो आपको 9,000 रुपये मिलेंगे। कम मार्जिन, ज़्यादा पैसा मिलेगा, लोन ज़्यादा ग्रांट होगा। पर्सनल लोन के ऊपर 10,000 का कोलैटरल या फिर लोन अप्लाइड है, आपने 25% मार्जिन रखी, तो आपको सिर्फ 7,500 रुपीज़ ही मिलेगा इन हैंड। ओके, नाउ सामने बढ़ते हैं, हम बोलते हैं क्रेडिट रेशनिंग के बारे में। क्रेडिट रेशनिंग, ये सारे के सारे जो टूल्स है वो क्वालिटेटिव टूल्स हैं। उसमें से पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ओके, मान लो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ा दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो सिंपल है, पैसा जो लोगों के हाथ में वो कम आ जाएगा। राइट, नाउ क्रेडिट रेशनिंग, द सेंट्रल बैंक फिक्सेस द लिमिट ऑन द क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिट अमाउंट के ऊपर एक लिमिट फिक्स करेगा सेंट्रल बैंक, टू बी ग्रांटेड बाय ईच कमर्शियल बैंक। ओके, हेल्प इन लोअरिंग द बैंक्स क्रेडिट एक्सपोजर टू द अनवांटेड सोर्सेस सेक्टर्स। ओके, मतलब अनवांटेड सेक्टर को मान लो ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट रेशनिंग की जाएगी, सेंट्रल बैंक जो है फिक्स करेगी लिमिट को ऑन द क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट की लिमिट को फिक्स करेगी, टू बी ग्रांटेड बाय ईच कमर्शियल बैंक। तो ये लोअर करेगा बैंक के एक्सपोजर को, क्रेडिट एक्सपोजर को टू अनवांटेड सेक्टर्स। मोरल सुयाजन, मोरल सुयाजन मतलब डायरेक्टिव्स इशू किए जाएंगे, मीटिंग्स ली जाएंगी, परसुएशन किया जाएगा कि आपको इतना रेपो रेट रखना, आपको इतना बैंक रेट रखना पड़ेगा वगैरह। ओके, या फिर आपको इतने परसेंटेज पे अमाउंट देना पड़ेगा। ओके,
तो ये परसुएशन किया जाएगा, मान लो प्रेशर, परसुएशन एंड प्रेशर, इंस्पेक्शंस, फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स लिए जाएंगे. सो मोरल सुएजन लाइक डायरेक्टिव्स, मीटिंग्स, परसुएशन एंड प्रेशर, इंस्पेक्शन, फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स ये लिए जाएंगे मोरल सुएजन में. डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा, ये फाइन को इम्पोज किया जा सकता है, इम्पोज फाइन्स, बैन नॉन कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन कोऑपरेटिव बैंक्स को बैन करना जो कोऑपरेट नहीं कर रही, इम्पोज फाइन्स, बैन ऑन नॉन कोऑपरेटिव बैंक्स, रिफ्यूज रीडिस्काउंटिंग ऑफ देयर बिल्स, रिफ्यूज़ करना रीडिस्काउंटिंग उसके बिल्स का, रिफ्यूज़ क्रेडिट सप्लाई, क्रेडिट सप्लाई को रिफ्यूज़ करना. अदर एसोसिएटेड टर्म्स, अदर एसोसिएटेड टर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे. डायरेक्ट एक्शंस में हमने बोल दिया रिफ्यूज़ क्रेडिट सप्लाई, देन रीडिस्काउंटिंग ऑफ देयर बिल्स, रिफ्यूज़ रीडिस्काउंटिंग ऑफ देयर बिल्स, बैन नॉन कोऑपरेटिंग बैंक्स, देन इम्पोज फाइन्स. अदर एसोसिएटेड क्या था, अदर एसोसिएटेड टर्म्स. देन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, market stabilization scheme security are issued to suck out excess liquidity from the market through issue of securities like treasury bills, dated securities on behalf of the government. जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम सिक्योरिटीज जो है वो इशू की जाएगी ताकि सकआउट कर सके एक्सेस लिक्विडिटी को मार्केट से थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ लाइक फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज़ हो गई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. जो अमाउंट रेज किया जाएगा अंडर द MSS मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जो अमाउंट रेज किया जाएगा अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इज मेंटेन्ड विद द RBI, ये मेंटेन किया जाएगा RBI के साथ में. ओके जो अमाउंट रेज किया जाएगा अंडर द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम is maintained with the RBI. Base rate, it is the minimum rate, ये minimum rate रहेगा set by the Reserve Bank of India. ये एक minimum rate रहेगा जो set किया जाएगा by the Reserve Bank of India, below which the banks are not allowed to lend to their customers. जिसके नीचे बैंक को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपने कस्टमर्स को लेंड करें. सो वो होता है बेस रेट. नाउ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बेस रेट सिस्टम्स आर, मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है बेस रेट सिस्टम्स के. कॉस्ट ऑफ फंड्स लाइक इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड बाय द बैंक्स ऑन द डिपॉजिट्स. ओके इंटरेस्ट रेट जो भी ऑफर किया जाएगा बैंक्स के द्वारा ऑन द डिपॉजिट्स. सो कॉस्ट ऑफ फंड्स ये कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है बेस रेट सिस्टम का. कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग CRR, ओके CRR मेंटेन करने का कॉस्ट. प्रॉफिट मार्जिन, ओके प्रॉफिट मार्जिन. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रन द बैंक, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रन द बैंक. इट डज नॉट कंसिडर रेपो रेट इन देयर कैलकुलेशन, ये कंसिडर नहीं करते हैं रेपो रेट को उसके कैलकुलेशन में, बेस रेट जो है. ओके इफेक्टिव मॉनेटरी ट्रांसमिशन वॉज नॉट हैपनिंग, इफेक्टिव मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो है यहाँ पे हैपन नहीं होता है. ओके सो ये सारी चीज़ें आती है बेस रेट में. ओके देन आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स, MCLR जिसको बोलेंगे. इट रिप्लेस द बेस रेट टू डिटरमाइन द लेंडिंग रेट्स फॉर कमर्शियल बैंक्स. बेस रेट को इसने रिप्लेस कर दिया और डिटरमाइन करने के लिए ताकि लेंडिंग रेट्स फॉर द कमर्शियल बैंक्स के डिटरमाइन हो सके. ओके इट इज़ द मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट द बैंक कैन लेंड एट, ये एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट होगा जिस पे बैंक लेंड कर सकता है. इट इज़ अ टेनर, इट इज़ अ टेनर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क, ये एक टेनर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क रहेगा. मीनिंग द रेट इज़ डिटरमाइंड इंटरनली बाय द बैंक, जो रेट है वो डिटरमाइन किया जाएगा इंटरनली बाय द बैंक डिपेंडिंग ऑन द पीरियड लेफ्ट फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन, डिपेंडिंग ऑन द पीरियड लेफ्ट फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन. सो इट इज़ अ टेनर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क, इट इज़ अ टेनर लिंक इंटरनल बेंचमार्क रहेगा. मीनिंग द रेट इज डिटरमाइंड इंटरनली बाय द बैंक,
जो रेट होगा वो इंटरनली बैंक के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द पीरियड लेफ्ट फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन। ओके, MCR जो है वो क्लोजली लिंक्ड होगा टू द एक्चुअल डिपॉजिट रेट्स। MCLR क्लोजली लिंक होगा एक्चुअल डिपॉजिट रेट्स के साथ में एंड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 4 कंपोनेंट्स, और ये 4 कंपोनेंट्स के ऊपर कैलकुलेट होगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, टेनर प्रीमियम, ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। सो marginal cost of funds, tenor premium, operating cost, negative carry on account of cash reserve ratio. Then next, net demand and time liabilities। क्या होता है net demand and time liabilities? यह होता है difference between the sum of demand and time liabilities deposits, okay, of the bank, like with the public or other bank we can say, and the deposits in the form of assets held by the other banks। okay, ये एक डिफरेंस होगा बिटवीन सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। ओके, सो इन दोनों का डिफरेंस, डिमांड और टाइम लायबिलिटीज, ओके, डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक and the deposits in the form of asset held by the other banks। just a minute। so यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में हम देख रहे हैं ये एक डिफरेंस होगा बिटवीन सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था। सो इट इज़ अ सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जिसको डिपॉजिट्स बोलेंगे ऑफ द बैंक, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ होती है the deposits in the form of asset held by the other banks। okay, so first चीज़ ये और second चीज़ ये, like sum of demand and time liabilities deposits of the bank, और दूसरा the deposits in the form of asset held by other bank। okay, now ये चीज़ होगी net demand and time liabilities। सामने बढ़ते हैं, government securities, GSEC, government securities, it is tradable instrument issued by central government और state government। so government securities जो है वो एक tradable instrument है, central government के द्वारा issue किया गया या फिर state government के द्वारा। short term government securities are called treasury bills। short term government securities जो होती है उनको treasury bills बोला जाता है। short term government securities को treasury bills बोला जाता है। now like short term government securities with original maturities of less than 1 year, long term government securities with original maturities more than 1 year। long term securities क्या होती है, more than 1 year का maturity period होता है उनका, वो होती है long term government securities। और long term are called government bonds और dated securities। okay, तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, जिनकी मैच्योरिटी लिए जो है वो लेस दैन 1 ईयर होती है। और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एक तरीके से लॉन्ग गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोला जाता है, फिर डेटेड सिक्योरिटीज़ बोला जाता है। सिंपल है, जिनकी मैच्योरिटी जो है वो मोर देन 1 ईयर होती है। ट्रेजरी बिल्स आर नॉट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल्स जो है वो इशू नहीं किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वाइल गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है और डेटेड सिक्योरिटीज जो है आर इशूज बोथ बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। ओके, ट्रेजरी बिल्स जो है वो इशू नहीं किए जाते स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वाइल गवर्नमेंट बॉन्ड जो है या फिर डेटेड सिक्योरिटीज जो है वो इशू किए जाते हैं स्टेट के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन refers to aggregate of gross additions to fixed assets। okay, ये रेफर करता है to the aggregate of gross addition to fixed assets plus change in stock during the counting period, plus change in stock during the counting period। so gross capital formation जो है
वो रेफर करता है एग्रीगेट ऑफ ग्रॉस एडिशंस टू फिक्स्ड एसेट। एग्रीगेट होगा ग्रॉस एडिशन का टू फिक्स्ड एसेट, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड, प्लस चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इट इज ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम। ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है? ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम होता है, अंडरटेकन बाय वुम? आरबीआई, फॉर फास्टर क्लियरिंग ऑफ द चेक्स। चेक्स को फास्टर क्लियरिंग करने के लिए ये होता है। इट एलिमिनेट्स द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ फिजिकल चेक्स। जो फिजिकल चेक्स घूमते रहते थे इधर उधर, उससे एसोसिएटेड जो कॉस्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये लाया गया है। ओके, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। बैंक्स के बारे में बात करते हैं। बैंक्स जो है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है बिटवीन बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच में का। ओके, बैंक्स जो है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है बिटवीन बोरोवर्स एंड लेंडर्स। इट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड्स द मनी टू द बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। ओके, ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट पब्लिक से और लेंड करते हैं मनी को बिजनेसेस को या फिर कंज्यूमर्स को। इट्स प्राइमरी लायबिलिटीज आर डिपॉजिट्स, और प्राइमरी एसेट जो होता है बैंक का वो होता है लोन्स और बॉन्ड्स। सो प्राइमरी लायबिलिटीज बैंक्स की डिपॉजिट्स होते हैं और प्राइमरी एसेट जो होता है बैंक का वो होता है लोन्स और बॉन्ड्स। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप की गई थी 1935 में बाय आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। 1934 की आरबीआई एक्ट आई थी, उस हिसाब से 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रियर टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट के पहले द फंक्शंस जो थे वो सेंट्रल बैंक के वर वर्चुअली डन बाय द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये फंक्शंस को परफॉर्म करती थी। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस को परफॉर्म करती थी। आरबीआई स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस फ्रॉम अप्रैल 1, 1935। आरबीआई ने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया अप्रैल 1, 1935 से। तब तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक का काम करती थी। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड वाया आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के द्वारा। सो इट इज़ नोन एज द स्टैट्यूटरी बॉडी। तो क्योंकि ये एक्ट के द्वारा आई थी इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। सो इट इज़ नोन एज द स्टैट्यूटरी बॉडी। सिमिलरली अगर देखा जाए, एसबीआई इज़ ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी। एसबीआई जो है वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, डिराइविंग इट्स लीगैलिटी फ्रॉम एसबीआई एक्ट ऑफ 1955, क्योंकि ये भी एसबीआई एक्ट 1955 से आई है एसबीआई, तो वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी इंपॉर्टेंट है। RBI did not start as a government owned bank but as a privately held bank। RBI जो है वो स्टार्ट नहीं हुई थी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक करके, बट वो एक प्राइवेट हेल्ड बैंक थी। ओके, तो पहले से वो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक नहीं है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में द गवर्नमेंट पास द रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 एंड टुक ओवर RBI फ्रॉम द प्राइवेट शेयर होल्डर्स आफ्टर पेइंग द अप्रोप्रिएट कंपेंसेशन। एक कंपेंसेशन दे दिया गया और प्राइवेट शेयर होल्डर्स को, और आरबीआई का एक्सेशन कर लिया गया। ओके, पोजेशन कर लिया गया बोल सकते हैं। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ने पास किया रिजर्व बैंक एक्ट ऑफ 1948 को। ओके, ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एंड टुक ओवर आरबीआई फ्रॉम द प्राइवेट शेयर होल्डर्स आफ्टर पेइंग द अप्रोप्रिएट कंपेंसेशन। ऐसे नहीं किया, अप्रोप्रिएट कंपेंसेशन दे दिया गया। दस बोला जाए नेशनलाइजेशन जो है आरबीआई का वो टुक प्लेस हुआ 1949 में। दस नेशनलाइजेशन जो आरबीआई का वो टुक प्लेस हुआ 1949 में। एंड फ्रॉम जनवरी 1, 1949 आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग एज अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक। 1949 जनवरी 1, 1949 से आरबीआई जो है वो स्टार्ट किया वर्किंग करना एज अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक। ओके, सो ये सारी चीज़ें सामने बढ़ते हैं। आरबीआई जो है वो एक सुप्रीम मॉनेटरी और बैंकिंग अथॉरिटी है इन द कंट्री
एंड कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है इंडिया में. सो सुप्रीम मॉनेटरी एंड बैंकिंग अथॉरिटी है ये आरबीआई हमारी कंट्री में, मतलब इंडिया में, और कंट्रोल करती है बैंकिंग सिस्टम इंडिया का. इट इज़ कॉल्ड द रिजर्व बैंक, इसको रिजर्व बैंक बोला जाता है, एज इट कीप्स द रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि ये रिजर्व्स को अपने पास रखती है सारी बैंक्स का, इसलिए इसको रिजर्व बैंक बोला जाता है. फंक्शंस क्या है आरबीआई के, ओके. उसके पहले ये चार्ट इस तरफ दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा जूम करके हम पढ़ लेते हैं. टाइमलाइन के बारे में देख रहे हैं. 1926 द रॉयल कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन बोला जाता है, ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सो रॉयल कमीशन या फिर हिल्टन यंग कमीशन ने इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, मतलब ये किसके ऊपर आई थी, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के ऊपर आई थी. इन्होंने रिकमेंड किया क्रिएशन ऑफ द सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मेनली दिस कमीशन. इस कमीशन के बेसिस पे ही आरबीआई एक्ट बनी 1934 पास हुई, ओके. 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस आया था. 1934 में द आरबीआई बिल was passed and received the governor general's consent. 1934 में फिर क्या हुआ कि आरबीआई का बिल जो है वो पास हुआ और रिसीव किया इसने गवर्नर जनरल के कंसेंट को. 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक commenced ऑपरेशन एज इंडियाज सेंट्रल बैंक. रिजर्व बैंक ने कमेंस किया ऑपरेशंस को एज इंडिया सेंट्रल बैंक एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक विथ पेडअप कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 करोड़. 5 करोड़ से इसने पेडअप कैपिटल से स्टार्ट किया था. सो रिजर्व बैंक कमेंस्ड ऑपरेशंस एज इंडिया सेंट्रल बैंक करके इसने स्टार्ट कर दिया एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक्स विथ पेडअप कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 करोड़. नाउ 1 अप्रैल 1935. 1949 में एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया ये. सो the government of India nationalized the Reserve Bank under the Reserve Bank Transfer of Public Ownership Act 1948. Okay, 1948 में एक एक्ट आया था. So RBI is a statutory body. Now functions of the RBI, हम functions देखेंगे RBI के. Just a minute. Okay, functions of the RBI. So a monetary authority है. It implements and monitors the monetary policy and ensures the price stability while keeping in mind the objective of the growth. So monetary authority जो है ये एक monetary authority है RBI. ये implement करेगी और monitor करेगी monetary policy को और ensure करेगी price stability को while keeping in mind the objective of the growth, और objective of the growth को mind में रखेगी. Second, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. ऑब्वियसली ये रेगुलेटर भी है, सुपरवाइज भी करती है फाइनेंशियल सिस्टम को, ओके. सो इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करने का, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करने का काम मॉनेटरी अथॉरिटी करती है, वो जो कि है आरबीआई, ओके. प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखती है और ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ को भी माइंड में रखा जाता है. रेगुलेटर है और सुपरवाइजर है ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का. मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर भी है. इट फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है एंड पेमेंट्स को, एंड प्रमोट करता है ऑर्डरली डेवलपमेंट को एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. इट ऑल्सो मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी. सो एक्सटर्नल वैल्यू जो है रुपी की वो भी मेंटेन करता है. नाउ तो यहाँ पे एक चीज़ है कि एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी को भी ये मेंटेन करता है, ओके. मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, इट फैसिलिटेट, एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स को ये फैसिलिटेट करता है और प्रमोट करता है ऑर्डरली डेवलपमेंट को एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, ओके. इट ऑल्सो मेंटेन्स द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी. देन इश्यूअर ऑफ द करेंसी, करेंसी का इश्यूअर है ये. इश्यूज एंड एक्सचेंजेस, इश्यूज एंड एक्सचेंजेस और डिस्ट्रॉय करता है करेंसी को
एंड कॉइन्स को नॉट फिट फॉर द सर्कुलेशन. ओके, इश्यूज करता है, एक्सचेंज करता है, डिस्ट्रॉय करता है करेंसी को एंड कॉइन्स को नॉट फिट फॉर द सर्कुलेशन. डेवलपमेंटल रोल परफॉर्म करता है अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस को, परफॉर्म करता है वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस को टू सपोर्ट द नेशनल ऑब्जेक्टिव, टू सपोर्ट national objectives such as making institutional arrangements for rural or agriculture finance. Okay, developmental role perform करता है wide range of promotional functions को to support national objectives such as making institutional arrangements for rural or agriculture finance. Then financial inclusion. The Reserve Bank जो है has selected a bank-led model for financial inclusion in India. Okay, RBI has undertaken the series of policy measures. RBI ने बहुत सारे policy measures लिए financial inclusion के लिए. We can say example, no frills account either with nil or very low minimum balance as well as charges that would make such accounts accessible to vast sections of the population. Okay, सर नील बैलेंस होगा या फिर बहुत ज़्यादा कम बैलेंस होगा उसमें, और जो चार्जेस रहेंगे ओके दैट वुड मेक सच अकाउंट्स एक्सेसिबल टू वास्ट सिलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब बहुत सारे सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को इन्होंने नो मिनिमम बैलेंस अकाउंट भी दिया था. सो नो फ्रिल्स अकाउंट बोलेंगे उसको. Use of technology, devices like ATMs, handheld devices to identify user accounts through a card, biometric identifier. Okay, so handheld devices भी कि वो यूज़र को आइडेंटिफाई कर सके उनके अकाउंट्स को थ्रू द कार्ड एंड द बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर. सो हैंडहेल्ड डिवाइसेस भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए. डिपॉजिट टेकिंग मशीन्स भी स्टार्ट कर दी इन्होंने. एंड इंटरनल बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी भी इन्होंने स्टार्ट कर दी to provide the banking services to all sections of the society with more ease, we can say. Okay, so deposit taking machines and internal banking and mobile banking facility to provide the banking services to all sections of the society with more ease. Banker to banks maintain banking accounts ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स. सारे शेड्यूल्ड बैंक्स के बैंकिंग अकाउंट को ये मेंटेन करता है. इट ऑल्सो एक्ट्स एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू बैंक्स. ये ऑल्सो एक्ट करती है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू बैंक्स. बैंकर टू गवर्नमेंट ये परफॉर्म करती है मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस को for the central and state governments. It is entrusted with central government's money, remittances, exchange and manage its public debt as well. बैंकर रहेगी एक गवर्नमेंट को, परफॉर्म करती है मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस को फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए. ओके, ये इंटरेस्टेड विथ सेंट्रल गवर्नमेंट्स मनी, रिमिटेंसेस हो गए उसके, एक्सचेंज हो गया, मैनेजेस इट्स पब्लिक डेप्ट एज वेल, और पब्लिक डेप्ट को भी मैनेज करती है उसके. गवर्नर ऑफ आरबीआई का गवर्नर. अपॉइंटमेंट कैसे होती है, टर्म कितना होता है, रीअपॉइंटमेंट होता है क्या, क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, रिमूवल क्या कैसे होता है. अपॉइंटमेंट आफ्टर द प्रपोजल मेड बाय द फाइनेंस सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी. सो अपॉइंटमेंट जो होती है, जो प्रपोजल दिया जाता है किसके द्वारा, फाइनेंस सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी के द्वारा. अगेन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी, FSRAC. अगेन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स. सो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ये हेड की जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड की जाती है. सो गवर्नर ऑफ आरबीआई का अपॉइंटमेंट इस तरीके से होता है. टर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 of 4 of RBI Act,
आरबीआई एक्ट का कुछ सेक्शन होगा 8 of 4, द गवर्नर जो डेप्यूटी गवर्नर्स है शॉल होल्ड ऑफिस फॉर सच ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे फिक्स व्हेन अपॉइंटिंग देम। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 of 4 अगर देखा जाए, सो आरबीआई एक्ट के द्वारा गवर्नर और जो डेप्यूटी गवर्नर्स हैं उन्होंने होल्ड करना चाहिए ऑफिस को फॉर सच ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से ज़्यादा उसका टर्म एक्सीड नहीं होना चाहिए। एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे फिक्स व्हेन अपॉइंटिंग देम। रीअपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्वालिफिकेशन, आरबीआई एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर द गवर्नर। गवर्नर के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो है वो आरबीआई का नहीं है। आरबीआई एक्ट में ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। रिमूवल, द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर को कौन रिमूव कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। देन मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आरबीआई, minimum reserve system of the RBI with the minimum value of government held gold of 2000 minimum reserve system of RBI with minimum value of government held gold of 200 crores, 115 crore rupees should be in the form of gold and gold bullion we can say, और rest जो है 85 crore शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में होना चाहिए। एंड जो रिमेनिंग जो है वो बैक्ड होना चाहिए बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के द्वारा, एंड द रिमेनिंग इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड एंड हेल्ड बाय द आरबीआई। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड एंड हेल्ड बाय द आरबीआई। सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई, आरबीआई की सब्सिडियरीज ऑफ द आरबीआई। Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, okay, DICGC, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, DICGC। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, सब्सिडियरीज क्या कौन कौन से है आरबीआई की। ओके, सो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रेबिट, ओके, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलीड सर्विसेज, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीट सर्विसेज। इफ्ताज, एक रेबिट, एक ये भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड लास्ट वाला एमपीएल। देन डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC। ओके, सो ये सब्सिडियरीज है आरबीआई की। इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम कैसे होता है? रिटर्न्स फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट्स, ओके, रिटर्न्स फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स से इनको इनकम होता है। रिटर्न्स फ्रॉम द फॉरेन करेंसी एसेट्स। इंटरेस्ट ऑन रूपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रूपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर ही इंटरेस्ट कमाते हैं वी कैन से। इंटरेस्ट ऑन ओवरनाइट लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को ओवरनाइट में जो पैसा दिया जाता है उससे भी इंटरेस्ट कमाते हैं। मैनेजमेंट कमीशन ऑन हैंडलिंग द बोरोइंग्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो मैनेजमेंट करते हैं ये लोग उसके ऊपर कमीशन भी तो कमाते हैं। ऑन हैंडलिंग द बोरोइंग्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स को हैंडल करने का काम करते हैं उसके ऊपर कमीशन कमाते हैं ये लोग। एक्सपेंडिचर इनका, करेंसी प्रिंट जब करते हैं तो इसके ऊपर एक्सपेंडिचर होता है इनका। स्टाफ एक्सपेंडिचर होता है इनका। कमीशन गिवन टू द कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को कमीशन दिया जाता है। कमीशन टू द
प्राइमरी डीलर्स को भी ये कमीशन देते हैं, ये कमर्शियल बैंक को भी कमीशन देते हैं, स्टाफ एक्सपेंडिचर भी किया जाता है, प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी। सो ये इनके एक्सपेंडिचर हो गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द आरबीआई। ओके, नाउ ये एक कॉलम ख़त्म करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़। एसेट्स और लायबिलिटीज़ ऑफ आरबीआई, आरबीआई की एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है। नाउ फॉरेन करेंसी एसेट्स, हाँ फॉरेन करेंसी एसेट्स, बिल परचेसेस एंड डिस्काउंट्स, बिल परचेसेस एंड डिस्काउंट्स। ओके, सो एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है आरबीआई की, फॉरेन करेंसी के एसेट्स इनके पास रहते हैं, बिल परचेसेस और डिस्काउंट्स भी एसेट्स में आते हैं, कोलैटरल्स बाय द कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के पास के कोलैटरल्स, लोन्स एंड एडवांसेस, रुपी सिक्योरिटीज़, गोल्ड कॉइन बुलियन। ओके, ये है कि एसेट्स। फॉरेन करेंसी ऑब्वियसली एसेट माना जाएगा ना, बिल परचेस और डिस्काउंट्स, कमर्शियल बैंक्स के कोलैटरल्स इनके एसेट्स हो गए, लोन और एडवांसेस देते रहते हैं वो भी इनके एसेट्स हो गए, रुपी सिक्योरिटीज़, गोल्ड कॉइन बुलियन। लायबिलिटीज़ क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, लायबिलिटी है इसकी आरबीआई की, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। वॉल्ट कैश हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा वॉल्ट कैश हेल्ड किया जाता है, वो भी लायबिलिटीज़ में आएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑब्वियसली लायबिलिटीज़ हैं, अदर लायबिलिटीज़ भी है लाइक करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, वॉल्ट कैश हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अदर लायबिलिटीज़, ये कम आएगा इसमें। पब्लिकेशंस ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के कौन कौन से पब्लिकेशंस हैं। ओके, आरबीआई के कौन कौन से पब्लिकेशंस हैं, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ट्रेंड और प्रोग्रेस बैंकिंग का इंडिया में एनुअली आता है, ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली आता है, हाफ ईयरली। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली आता है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हाफ ईयरली आता है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी हाफ ईयरली आता है। रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये भी हाफ ईयरली आता है, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी हाफ ईयरली आता है। ओके, बाई मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट आरबीआई के द्वारा, बाई मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट ब्लैक में है ये। ओके, इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे आरबीआई निकालता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस किस तरीके से है, वो भी क्वार्टरली आ जाता है बाय द आरबीआई। सो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे क्वार्टरली आता है। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो भी क्वार्टरली आता है। देन रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, फाइनेंशियल रिव्यू के ऊपर रिपोर्ट को निकालता है आरबीआई, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। नाउ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। ओके, रिपोर्ट लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हाफ ईयरली। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर रिपोर्ट, वो भी हाफ ईयरली। ओके, सो तीनों हाफ ईयरली है, लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिपोर्ट, ये भी हाफ ईयरली है। ओके, थैंक यू, बाकी का बाद में देखते हैं।